डीडी न्यूज। तो मौजूदा हालात किस प्रकार से तनावपूर्ण हैं, लेकिन किस तरह से भारत लगातार हमलावर है हर उस हमले पर जो भारत की सीमा को किया जा रहा है, इसी पे करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, भारतीय हथियारों की धाक, पाक के हमले हुए खाक। क्योंकि तमाम हमले किए गए लेकिन भारतीय हथियारों की धाक के आगे सब कुछ खाक नजर आया। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व डीजी रहे सेंटर फॉर एयर स्टडीज के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, पूर्व डीजी इन्फेंट्री। सर बहुत स्वागत दूरदर्शन न्यूज़ पे समय देने के लिए। साथ ही साथ TCA राघवन साहब हैं, जो कि पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत उच्चायुक्त रहे हैं, साथ ही साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल कुलकर्णी, सवाल यही है, भारत ने आतंक पर जो हमला किया, जो भी हमने कार्रवाई की, हमने साफ किया ये देश के खिलाफ नहीं है, नागरिकों के खिलाफ नहीं है, सैन्य ठिकानों के खिलाफ नहीं है। बावजूद इसके जो कल हुआ है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे समझा जाए, दुश्मन क्या चाह रहा है, उसके दिमाग में क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आयंद। मुझे लगता है कि हमने आतंक पर हमला किया और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। हमने बहुत साफ तरीके से, जिस प्रकार से 9 लोकेशंस जो टेररिस्ट लोकेशंस थे उन पे हमला किया और उसके नज़दीक कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं होने दिया, कोई भी सिविलियन को हमने डैमेज नहीं होने दिया, कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमने कोई फायरिंग नहीं की। क्या दर्शाता है कि सिर्फ 9 जो जहाँ पे आतंकी वो लोकेशन थे सिर्फ उनको बर्बाद किया, जो कई सालों से लगातार, और खासकर जो पहलगाम में हुआ जिसमें 26 बहुत ही मैं कहूँगा एक इतना क्रूर तरीके से मारा गया जो विश्व में शायद कहीं ऐसे ना ही हुआ होगा। तो इसके लिए जब पाकिस्तान जब जो कार्रवाई कर रहा है वो भारत के बरखिलाफ कर रहा है, वो किसी, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कोई आतंकी संगठन है ही नहीं, तो भारत के बरखिलाफ कर रहा है। अगर वो भारत के बरखिलाफ कर रहा है और इस तरीके से कर रहा है कि उसने 15 जो लोकेशंस चुने, और वो 15 लोकेशंस कौन से चुने उसने, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन और उसके बगल में जितने भी गांव। अब ये कैसे पता चला हम लोगों को? क्योंकि जब उन्होंने अपने ड्रोन और मिसाइल फायर किए तो उन ड्रोन और मिसाइल को जिस प्रकार से हमने बर्बाद किए और उनकी जो डेब्रीज पड़ी थी उससे हमें पता चला ये कहाँ कहाँ गिरे। और जब देखा सवेरे तो ये सारे के सारे गांव में पड़े हुए थे या फिर किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास थे। तो ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है आतंक का गढ़ है, पाकिस्तान जो है आतंक को इस्तेमाल करता है और इस पे कोई सुधार होने की कोई ये नहीं है गुंजाइश। पाकिस्तान की जो फितरत है, पाकिस्तान की जो सोच है, वो एक भारत विरोधी और कि अब एक नए एक जिहादी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनके बने हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से भारत के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एक दरार पैदा करना जो वो कर नहीं पाए। और क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भारत इस पहलगाम के हादसे के बाद एकजुट हो गया। और बिल्कुल भारत एकजुट है और पाकिस्तान, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की वो आतंक पे की, वो कहता भी ना हमारे यहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स की तमाम बातें दलीलें कहता रहता है, लेकिन भारत के ऊपर जो कार्रवाई की, आपने बहुत सही बात कही है एयर मार्शल चोपड़ा जी, क्योंकि बहुत जरूरी है इस बात को समझना। आज जो जानकारी दी गई है उसमें सीधे तौर पर कहा गया 300 से 4, हम इस वक्त आपको कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाते हैं। और ये तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है, महत्वपूर्ण बैठकें, उसकी ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा हालात को लेकर समीक्षा हुई है। प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक की है, इसमें NSA अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख साफ तौर से नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक को चेयर किया है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, NSA अजीत डोभाल साहब मौजूद हैं, CDS मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। और ये बैठक अपने आप में अहम है क्योंकि लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच में प्रधानमंत्री लगातार बैठकों के माध्यम से समीक्षा कर रहे हैं और हर वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। हमने आज सुबह की तस्वीरों में देखा था, रक्षा मंत्री ने CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। और अभी इस वक्त आप देख सकते हैं किस प्रकार से तीनों सेनाओं के प्रमुख, CDS, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक, और ये
जो चर्चा है ये सीधे तौर पे उस समीक्षा की जा रही है, उस सुरक्षा हालात की समीक्षा है और प्रधानमंत्री के माध्यम से हर हालात को समझना और ज़रूरी अपने सुझाव देना, क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हर हालात से निपटने के लिए सेना तैयार है। सही समय है, यही समय है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, ये सेनाओं के हाथ में है और सेना अपने आप से इंडिपेंडेंटली इस बात का निर्णय लेगी और वही इस पूरे ऑपरेशन को आगे करेगी। और ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद की ये लगातार तस्वीरें और उससे पहले भी बैठकों में जब ऑपरेशन सिंदूर तय हुआ था उसके माध्यम से ही लगातार बदलते घटनाक्रम की तस्वीरें। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मौजूद है। सुधाकर, महत्वपूर्ण बैठक की तस्वीरें, निश्चित तौर से जो हालात है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बैठक हो रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हो रही होगी, प्रधानमंत्री जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप आर्यन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी बैठक है। रक्षा मंत्री के अलावा इस बैठक में आपको तस्वीरों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस, इसके अलावा हमारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटेलिजेंस विंग है, दोनों के प्रमुख भी इस बैठक में दिख रहे हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कह सकते हैं कि इस बैठक में चल रही है। आपने देखा कि आर्यन आज सुबह भी इससे पहले रक्षा मंत्री ने एक बैठक की अध्यक्षता की थी, तो जाहिर तौर पर इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को पूरा जो घटनाक्रम है इससे पहले का उसके बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। और उसके बाद इसके अलावा खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से कल जो दुस्साहस की कार्रवाई की गई थी और उसका एक माकूल जवाब भारतीय सेनाओं की तरफ से जो दिया गया था, तो उसको लेकर चर्चा हो रही होगी। बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी कि पीएम मोदी ने इस बात का हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही ऐलान किया था कि ये आतंकियों की जो बची खुची जमीन है उसको भी एक तरह से मिट्टी में मिलाने का काम भारत करेगा। तो हम जानते हैं कि ये सिलसिला शायद यही रुकने वाला नहीं है और खास तौर से पाकिस्तान की जिगर भभकी अभी चल ही रही है। उसमें हमारी भारतीय सेनाएं न सिर्फ हमारी सरहदों की सुरक्षा के लिए बल्कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं, आने वाले समय में किस तरह कदम उठाने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है इस बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सुधाकर, क्योंकि भले ही विस्तृत तौर से जानकारी बाद में आएगी या शायद सुरक्षा कारणों से ना भी दी जाए, लेकिन जो हम तस्वीरों में आत्मविश्वास चेहरों पर देख सकते हैं उसको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे हैं, तमाम लोग धैर्य से सुन रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री भी समझने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी के चेहरों पे एक भाव नजर आ रहा है आत्मविश्वास का, चाहे रक्षा मंत्री हो, एनएसए हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम लोग हों, इसको पढ़ना भी जरूरी। बिल्कुल, देखिए वो आत्मविश्वास और वो आत्मविश्वास हम सिर्फ इन चेहरों पर नहीं देख रहे हैं। एक आश्वस्ति, एक कंपोजर जो होता है, एक अपनी सेनाओं में भरोसा का, अपनी क्षमताओं में भरोसा का, भारत के सामर्थ्य, संसाधन और इच्छा शक्ति में भरोसा का, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसकी ये तस्वीरें हैं। और बहुत सिग्निफिकेंट इस लिहाज से भी है कि आने वाले समय में भारत क्या कुछ करने वाला है पाकिस्तान की गिदड़ भपकियों को लेकर, जो भारतीय सीमाओं को जो हमेशा एक थ्रेट मिलता रहता, आतंक का थ्रेट हो या फिर जो एक नापाक एक गठजोड़ बना हुआ है आईएसआई हमास जैसे संगठनों का, आईएसआई लश्कर जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों का, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण बैठक और करीब 1.5 घंटे से ये बैठक अभी चल रही है। तो बहुत डिटेल में हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की बात हो या सिंक्रोनाइजेशन की बात हो, एक सीमलेस ऑपरेशन की बात हो, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और आप तस्वीरों में आखिरी सेंटेंस कहना चाहूंगी कि आप प्रधानमंत्री को खासतौर से एक नेतृत्व करता हुआ इस वक्त देख रहे होंगे, वो इन तस्वीरों से भी पता चल रहा है। बिल्कुल, और वो नेतृत्व क्षमता पर देश विश्वास करता है और वही तस्वीरें अपने आप में इस तमाम कहानी को बयां करती है, क्योंकि देश को विश्वास है ऐसे नेतृत्व पर जो आज देश एक तरीके से कर रहा है और हमको हमारी तमाम सुरक्षा की चिंताओं को हमारे नेतृत्व पर छोड़ने का भरोसा भी पैदा करता है। शुक्रिया सुधाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार अपने मेहमानों से चर्चा कर रहे थे। जब ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हमने देखी प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही बैठक को लेकर, हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए। हमारे साथ में एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा जी हैं, जो कि पूर्व DG हैं सेंटर फॉर एयर स्टडीज़ के। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, पूर्व DG इन्फेंट्री हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अनिल कुमार त्रिकोणायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है। एयर मार्शल चोपड़ा, मैं आपसे सवाल करने की कोशिश कर रहा था इस बात को समझने के लिहाज से, कल 300 से 400 ड्रोन एक तरीके से भारतीय पश्चिमी सीमा पे हमला करते हैं, निष्क्रिय किए जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आम दर्शक के नजरिए से बताइए कि आखिर जो हुआ और हमने कैसे उसका जवाब दिया, उसको समझा कैसे जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि तीसरा दिन जंग अभी भी जारी है। पाकिस्तान एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने सिर्फ टेरर टारगेट्स को अटैक किया था। पहली रात को ही पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स के साथ इंडियन सिटीज और कुछ मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करने की कोशिश की। आपने आज दिखाया, प्राइम मिनिस्टर ने तरह तरह की मीटिंग्स हुई हैं देश के अंदर। बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर है, खुली छूट दे दी गई है हमारी सेना अध्यक्षों को कि कब और कैसे तुमने लड़ाई करनी है। ये जो ड्रोन्स हैं, आपने देखा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, ज्यादा पावर नहीं है उसकी, और वो ड्रोन्स जगह जगह गिरे हैं। कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर गिर गया है। काफी चीजों की फोटोज आपने टीवी पे दिखा दी है। और मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम सेटअप किया हुआ है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, हम सब ने मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया हुआ है जिससे कि जो भी ड्रोन इंडिया में आएंगे उनको उड़ा दिया जाएगा। और सर, ये मल्टी लेयर भी है, वो कर रहे हैं सर, ये मल्टी लेयर भी है। उन्होंने पहले दिन रात को एस्केलेट किया, हमने रियलाइज किया कि इट इज इंपॉर्टेंट कि लाहौर के अंदर जो उनका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है और उसके साथ जो एक अर्ली वार्निंग रेडार है जो इंडिया में डीप देख सकता है, उसको हमने गिरा दिया। प्रिसीजन वेपन्स यूज कर रहे हैं, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, और एक्यूरेसी है, हैवी बोर के हम वेपन यूज कर रहे हैं। इसकी फोटोज भी आप लोगों ने कल दिखा दी थी जो हमने यूज किया। अब देखिए, आज उन्होंने जैसे मीडिया ब्रीफिंग में हमको बताया गया कि तकरीबन 400 ड्रोन्स से लेके सारे इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे चलाए हैं जी। उसके लिए हम अप्रोप्रिएट जवाब दे रहे हैं, देंगे, डिस्प्रपोर्शनेट जवाब दिया जाएगा।
उनको सबक सिखाना है। अगर वो एस्केलेट करना चाहते हैं तो हम उसको उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। मैं आपको कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में बताना चाहता हूं। सब जानते हैं S-400 हमने रूस से खरीदा, जिसकी रेडार 600 किलोमीटर तक देख सकता है, और हम उसकी जो मिसाइल्स हैं वो अप टू 400 किलोमीटर पे शूट डाउन कर सकती हैं। वो छोटे बड़े जहाज भी उड़ा सकती है, छोटे ड्रोन भी उड़ा सकती है, क्रूज मिसाइल को भी उड़ा सकती है। S-400 सिस्टम हमारा तैनात है, उसको यूज हो रहा है, उसकी वीडियोस भी आप सबने देख ली है। आकाश इंडिया का बना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, लार्ज नंबर में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास है। वो आकाश सिस्टम एयर डिफेंस का वो तैनात है और यूज किया जा रहा है। हमारे पुराने सिस्टम थे L-70 शिल्का, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और तरह तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम जो हमने बना लिए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तरफ से है, चाहे वो लेजर से है, चाहे वो काइनेटिक किल जैसे कि गन्स हैं उनके साथ है, उससे गिराए जा रहे हैं। और आप देख रहे हो वो नाइट की तस्वीरें जो दिखाई गई थोड़ी देर पहले, जिसमें ड्रोन गिर रहे हैं। तो क्लियरली इंडियन आर्म फोर्सेस इस टाइम डोमिनेट कर रही हैं सिनेरियो को। इंडिया इस वॉर को एक्सकेलेट नहीं करना चाहता। हमने सिर्फ टेरर को पनिश करना था। 9 टारगेट्स उड़ा दिए हैं और हमारे पास 13-14 बड़े टारगेट्स की लिस्ट है। अगर बात बढ़ेगी तो उन टेररिस्ट अटैक सेंटर्स को भी हम अटैक कर सकते हैं। मगर अगर ये जब एयरफील्ड अटैक पे तुले हैं, सुनने में आया है कि आज दोपहर के बाद इंडिया ने भी कुछ रिस्पांस दिया है, उनकी एयरफील्ड को टारगेट किया है। शायद आप बाद में जब पिक्चर्स बिल्कुल ये 4 जगहों पे सर किया गया, इसकी जानकारी भी दी गई थी, जिनमें से उनका एक एडी रडार सिस्टम भी हमने नष्ट किया है, ये जानकारी भी दी गई है। हमारे साथ है और कोशिश की जा रही है कि एस्केलेशन बढ़ने न दें। मगर अगर वो पाकिस्तान आर्मी बुखला गई है, घबरा गई है, पैनिक में है, रिएक्ट कर रही है इस तरह से, तो उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल करारा जवाब दिया जाएगा। मार्शल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि किस तरीके से भारत लगातार एक कॉशियस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा टारगेट कौन है, लेकिन बौखलाया पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी सब कोई देख रहा है। मिस्टर त्रिगुणायक जी, क्योंकि इस बात को समझना भी जरूरी है। हंसने वाले की बात है सीधे तौर पे अगर पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि भारत ने ही अपने शहरों पे खुद इस प्रकार के हमले कराए हैं, जो जानकारी भी दी गई और भारत की ओर से साफ तौर से कहा गया कि इस पे दुनिया हंसेगी, और इसका खंडन भी करना अपने आप में किस तरह से कहा जाए, इस पे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है, सारी दुनिया जानती है कि ये टेरर स्टेट है, टेररिस्ट उसके अंदर भरे हैं और टेररिस्ट उसको चला रहे हैं, ये बात मानने वाली है। और इसका जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये समझना कि हम किस तरह के लोगों से डील कर रहे हैं। ये जिस तरह कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। तो आज अभी आप उनको पनिश करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा उससे वहाँ की जो मिलिट्री है जो उसको चलाती है उस देश को, उसको मजबूती मिलती है। तो वो उनका जो मीडिया वहाँ पर दिखाएगा वो और तरह की चीज़ें दिखाएगा। तो मेरा मानना यह है कि भारत को इस वक्त एक बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है और इसको एक तरह से डिसाइसिव मैसेज पाकिस्तान को देना चाहिए, ताकि वो आगे तक कभी सोचे 10 बार इस तरह की हरकतें करने के लिए। तो ये उनके जो नैरेटिव्स हैं उसमें हमें ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमारे विदेश सचिव और कर्नल कुरैशी और स्क्वाड लीडर व्योमिका सिंह को हमने किया है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी तरह से एक पहल है और भारत की एक बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल किया जा रहा है कि पाकिस्तान के झूठ को जो है पर्दाफाश किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमारा डिप्लोमेटिक आउटरीच है। आज हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात की, ब्रिटिश से बात की, हमारे MOS डिफेंस जो मॉस्को में है वो भी प्रेसिडेंट पुतिन से मिले हैं आज उसमें, और उससे पहले NSA की बात चीन के अपने काउंटर पार्ट के साथ भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया पूरी तरह ये समझती है कि इंडिया इज इन द राइट। दैट इज समथिंग एवरीबॉडी नोज इट। अब क्या करेगा पाकिस्तान आगे? पाकिस्तान चूंकि इस वक्त में UN सिक्योरिटी काउंसिल में खुद है और अभी उनकी ऑलरेडी 3rd डे में हालत काफी खराब होती जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर वो एक कोशिश करेंगे कि किसी तरह की UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लाया जाए इसके बारे में, ताकि ये वॉर रुक जाए। लेकिन हमें जितना भी मौका मिला है, जो विंडो है, और हमारे एस्टीम्ड कोलीग्स डिफेंस से हैं, एयर मार्शल चोपड़ा एंड जनरल कुलकर्णी, और
जो मौका मिला है हमें, तो मैं समझता हूँ उसका मैक्सिमम लाभ बिल्कुल लाभ लेना चाहिए। और सर जो बात आप कह रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण चीज ये कि यूएनएससी में पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे एक इन कैमरा बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन खुद पाकिस्तान को ही वहां पे मुंह की खानी पड़ी थी, कोई नतीजा भी नहीं निकला था। तो उस मंच से भी पाकिस्तान समझे ना, क्योंकि वहां से समर्थन भारत के सही पक्ष को मिलता रहा है। जनरल कुलकर्णी, इस बात को समझना भी जरूरी है कि जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं वो तुर्की का ड्रोन है, मार गिराए गए हैं, न्यूट्रलाइज किए गए हैं। इसी प्रकार से जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भी है पाकिस्तान का, उसको भी हमने लाहौर में ध्वस्त किया है। ये हमारी क्षमताओं का प्रदर्शन भी है और ये दिखाता है कि जो मददगार हैं उनके कितने काम के हैं हथियार। कोई शक नहीं आयंदर, मैं कहूँगा कि 1965 में पाकिस्तान जब हिंदुस्तान से लड़ा तो अमेरिकन हथियार उसने इस्तेमाल किए। 71 की लड़ाई में भी उसने अमेरिकन हथियार इस्तेमाल किए और 99 की कारगिल की विजय में भी उसने अपने अमेरिकन हथियार इस्तेमाल किए। लेकिन अब 25 साल के बाद जब पाकिस्तान चीन के गोद में बैठ गया है और चीन को अपना बहुत जिगरी दोस्त मानता है और कहता है कि हमारी दोस्ती उनके साथ हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी और शहद से मीठी है, और उनके हथियार आज उनके इन्वेंट्री में तकरीबन 80% चीनी हथियार है जो टेस्टेड नहीं थे। और आज जब पाकिस्तान ने देखा और उसके साथ साथ इतने सालों में हमने भी अपने आप को मॉडर्नाइज किया, हमने भी अपने इक्विपमेंट को बहुत आगे ले गए, तो देखने को आया कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है टोटल फेल हो गया। उनके रडार, उनके जिस प्रकार से हम लोगों ने तोड़ दिया, जिस प्रकार से लाहौर में पूरा उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो नष्ट भ्रष्ट हो गया, ये दर्शाता है। और उन्हीं के लोग कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया कि 24 मिसाइल भारत की हमारे यहाँ आई, 9 टारगेट्स को बर्बाद की, एक भी इंटरसेप्ट नहीं कर सके, जबकि ईरान ने इतने सारे फायर किए इजराइल में, कम से कम उसने कुछ तो सारे के जनरल कुलकर्णी, सवाल ये भी है कि इस बात को जो हमने 9 ठिकानों पे एक तरीके से हमला किया आतंक के ठिकानों पर, वो कह रहे हैं कि साहब उसको इंटरसेप्ट करने को लेकर लगातार उनके बयान भी बदलते रहे हैं, कभी कुछ कहते कभी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि अगर भारत इन 9 की नहीं और कई ठिकाने लेता तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही भट्टा बैठ जाना था। उस रात को 25 मिनट में 24 मिसाइल और पाकिस्तान का भट्टा बैठ जाता। इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं इंटरसेप्ट कर सका। तो उनको अब अपने ही हथियारों के ऊपर शक होने लगा है कि कहाँ नुकसान हुआ है या कहाँ भारत इतना एडवांस हो गया है कि उसके जितने हथियार थे वो सब फेल हो गए। तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हम लोगों को अपने आत्मनिर्भरता, जिस प्रकार से आकाश मिसाइल्स है, बाकी हम लोगों ने अपनी बनाई है, एंटी ड्रोन सिस्टम है हमने अपना बनाया है, और S-400 ठीक टाइम पर हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, तो बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। और ये दुनिया को भी सर एक संदेश है कि भारत जो बना रहा है अपने आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया के माध्यम से, वो टिकाऊ माल है, काम करता है और उससे असर भी दिखाई पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है एयर मार्शल चोपड़ा, क्योंकि इस बात को समझना भी जरूरी है। देश ये समझना चाह रहा है, जो आम लोग हैं, कि अब यहां से आगे क्या। कल जो हिमाकत की पाकिस्तान ने, उससे पहले परसों की 15 ठिकानों को निशाना बनाने को लेकर, अब आज क्या, कल क्या और यहां से अब आगे क्या, इसको लेकर कैसे समझा जाए एयर मार्शल? इससे पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि ये HQ-9 सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये चाइनीज सिस्टम है, तकरीबन 35-40 साल पुराना है। रशियन S-300 की कॉपी है, पुअर कॉपी है। इसका रेंज वगैरह बहुत कम है, S-400 से तकरीबन आधा रेंज है। तो ये जो माल है, इवन JF-17 देखो, जो इन्होंने नाइजीरिया और म्यांमार को बेचे हैं, वो सारे के सारे ग्राउंडेड है, उनके ऊपर स्किन क्रैक्स आ गए हैं विद इन 1-1.5 साल 2 साल की फ्लाइंग के अंदर। तो एनीवे, चाइनीज माल के बारे में सारा देश जानता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत चीजें चाइनीज फ्लडेड है। मगर आगे क्या होगा, ये सवाल की बात। फर्स्टली देखिए, हमने जो करना था पहले दिन ही कर दिया, और हमने पनिश टेरर को करना था। देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2008 के अटैक के बाद हमने सिर्फ डिप्लोमेसी की कोशिश की, उरी के बाद हमने स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद हमने डीप स्ट्राइक किया, और अब हमने 9 टारगेट्स पे अटैक किया। देखिए, ये पाकिस्तान सुधरने नहीं वाला। कश्मीर के हालात अच्छे होते हुए उनको अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए हमको भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हमारी टूरिज्म चालू हो गई, हमारा कश्मीरी खुश हो गए, सबको नौकरियां मिल गई। वो काफी नहीं है।
हमको तैनात रहना है। हमने टेरर को इस बार अच्छी सबक सुनानी है और वो काम अभी चालू है, मगर वो एस्केलेट करने की कोशिश करेगा। हमको वो ध्यान रखना है। वो हमारी एयरफील्ड को अगर अटैक करेगा तो उनको भी सबक दिलाया जाएगा। उनके पास पैसा नहीं है, 4 दिन के अंदर उनका आम एम्यूनिशन खत्म होने वाला है। बाहर से भी आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। आज वो IMF के पास गए थे एक्सटेंशन लेने के लिए, तो उनके हालात अच्छे नहीं है। और इंडियन मिलिट्री के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स, अभी आपने दिखाया मोदी जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा है कि और खुली छूट दे दो तो और इंपोर्ट्स कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को हमने बोल दिया है, ओवर 100 ड्रोन कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, वो सारी को बोल दिया गया है कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दे। तो इस तरह से इंडिया के पास बहुत कैपेबिलिटीज हैं और इंडिया उनको सिर्फ पानी से नहीं सूखने डाल देगा, हम उसको फाइनेंशियली भी सूखने डाल देंगे। इसलिए ये काम इस बार पूरी तरह इसको कंप्लीट करना है हमको। टेरर, और जब ये पीस भी आ जाएगा। सर, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं उसी के तहत जम्मू में ड्रोन हमले की खबर इस वक्त सामने आती दिखाई पड़ रही है और हमले को फिर से नाकाम किया गया है। हमले से अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इस जानकारी एक बार फिर से जम्मू से आ रही है, जहां पर ड्रोन हमले की खबर आ रही है। और कल भी लगभग इसी समय के आसपास हमने ये हिमाकत देखी थी, जब 300 से 400 ड्रोन भारत की पश्चिमी सीमा पे जम्मू कश्मीर से पंजाब से लेकर राजस्थान तक हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको नेस्तनाबूद किया गया था। वही स्थिति इस वक्त एक बार फिर से कमोवेश उसी समय पे जम्मू में ड्रोन हमले की खबर है। हमले को किया गया है पूरी तरीके से नाकाम और अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये अपने आप की इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि हम उस प्रकार की स्थिति में हैं। भले ही ये युद्ध नहीं है, लेकिन हर प्रकार की तैयारी है, हर प्रकार से हमको तैयार रहना है और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो वही माकूल जवाब दे रहा है, वो वही तरीके से उसको रक्षा कर रहा है जो उसका काम तय किया गया है। और हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे, ना सिर्फ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड सिस्टम हमारे पास है, बल्कि मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, जिसकी ही वजह से कल के तमाम हमलों को, सैकड़ों हमलों को, 300 से 400 तक ड्रोन का हमलों को नाकाम किया गया है। और ऐसी ही हिमाकत फिर इस वक्त कुछ देर पहले जम्मू में की गई है और जिसको नाकाम किया गया है, लेकिन हमले में अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो अभी भी पाकिस्तान समझ नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, वही हिमाकत लगातार कर रहा है। तुर्की का ड्रोन जो कल नेस्तनाबूद किए गए, उसी प्रकार के ड्रोन को लेकर वो मौजूद है। HQ-9 उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, लाहौर में भारत ने उसको नष्ट किया, तो उसके साजो सामान पे सवाल वैसे ही खड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी हालात को देखते हुए वहाँ की सेना इस प्रकार का एडवेंचरस काम में लगातार लगी हुई है, लेकिन भारतीय फौज बहुत जिम्मेदारी के साथ में हर उस हमले को रोक रही है जो हमारी तकनीकी दक्षता को दर्शाता है, हमारी तकनीकी महारत को दर्शाता है, भारत की खुद की आत्मरक्षा की तकनीकी महारत को दिखाता है। और मेक इन इंडिया के माध्यम से और हमारे सहयोगी मित्र देशों के माध्यम से जो महारत तकनीकी तौर पे हमने हासिल की है, उसको दिखाता है। शक्ति शांति की पहली शर्त है और यही शक्ति हासिल करने के लिए बीते लगभग 1 दशक में हमने मौजूदा मोदी सरकार के तमाम प्रयासों को देखा है, जिसका जिक्र भी हमने कुछ देर पहले किया था। भले ही उसको लेकर सवाल उठते हों, लेकिन अपने आप में आज सिद्ध होता है कि रक्षा तैयारी अपने आप में देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है। और एक बार फिर से वही खबर, जम्मू में ड्रोन हमले की खबर है। हमले को नाकाम किया गया है और हमने कल भी देखा था कि बड़ी संख्या में जहां पे ड्रोन हमलों को करने की कोशिश की गई थी, तो वहीं नियंत्रण रेखा के पास में गोलीबारी भी लगातार पाकिस्तान की ओर से की गई थी। और हमने आज इस जानकारी को हासिल किया, जहां पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में मासूम नागरिक तो मरे ही, भारत के 2 बच्चों की भी दुखद मृत्यु हुई। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट करना, हमारे आम शहरी को टारगेट करना और उसमें भी धार्मिक स्थलों को, गुरुद्वारे को, सिख समुदाय के लोगों को और चर्च को भी हमले के तहत लाया गया और बच्चों की मृत्यु होना, ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। और अभी भी आज फिर से उसने शाम कुछ देर पहले ये हमारे ऊपर हमाकत की है। हमारे सहयोगी अंकुर शर्मा हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, डिटेल दीजिए इस खबर को लेकर।
देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले हैवी एक्सप्लोजन की आवाजें सुनाई दी हैं जम्मू में, और अभी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पाकिस्तान की ओर से फिर से एक दफा कायराना पूर्वक एक हमला करने की कोशिश की गई है, जिसे पूरी तरह से भारतीय सेना की तरफ से विफल कर दिया गया है। और आशंका ये जताई जा रही है कि ये ड्रोन के जरिए एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत की गई है कि जम्मू को निशाना बनाया जाए, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान जिसमें विफल हो चुका है। और मेरे पास ये जानकारी भी है कि सांबा के इलाके में भी कुछ एक्सप्लोजन सुनाई दिए हैं, लेकिन जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से विफल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस समय की सिचुएशन की मैं अभी बात करूं तो इस समय पूरे ही जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट है, और कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लगातार सोशल मीडिया की मदद से ये कहा जा रहा है कि बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें, पैनिक ना हो। और इसके साथ साथ किसी तरह की भी फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए किसी तरह की भी कोई इंफॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही है तो उससे इस समय बचने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, और ये हम जानते हैं कि तमाम जो स्थानीय प्रशासन है और सेना के माध्यम से जो लोगों को एहतियाती कदम उठाने की बात कही गई, और शायद इसीलिए तमाम जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर हमने देखा था किस तरह से शाम को इस बात के लिए कहा गया था कि हाँ, आखिर आप लोग गैर ज़रूरी तरीके से बाहर ना निकलें, और इस प्रकार की किसी स्थिति से निपटने के लिए भले ही सेना तैयार है लेकिन फिर भी किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। अंकुश, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, इस वक्त की बड़ी खबर है। क्या स्पेसिफिक इलाका आप बता सकते हैं जहां पर इस प्रकार की हिमाकत को करने की कोशिश की गई है? अंकुश, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह के कल एक्सप्लोजन जो है, जिस तरह की आवाजें जो हैं कल में सुनाई दे रही थी, यानी कि शहरों में भी बहुत तेज आवाजें सुनाई दे रही थी, उस तरह की आवाजें आज नहीं सुनाई दे रही हैं। कल जब इस तरह की आवाजें सुनाई दी थी तो शुरुआती तौर में लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल बन चुका था, लेकिन जब धीरे धीरे करके जानकारी आना शुरू हुई तो लोग पूरी तरह से सामान्य रूप से पहले की तरह नॉर्मल हो चुके थे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अगर आप संवेदनशील इलाकों की बात कर रहे हैं तो जम्मू का सिविल एयरपोर्ट का इलाका आप मान सकते हैं। इसके अलावा उधमपुर का नॉर्दर्न कमांड का इलाका, बंतलाब का इलाका जम्मू में है, और इसके अलावा सुंजवा का इलाका, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। बिल्कुल अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ में, खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए। जनरल कुलकर्णी, जल्दी से संक्षेप में समझना चाहेंगे, एक बार फिर से कल की तरह आज हिमाकत हुई है। जनरल कुलकर्णी। जनरल कुलकर्णी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहते हैं कि कल की तरह आज एक बार फिर से हिमाकत जम्मू के क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है, किस तरीके से इसको देखा जाए? जनरल कुलकर्णी, शायद आप म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अभी सुनाई दे रहा है? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं सर, आपका रिएक्शन। मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से पे करता रहेगा, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस है इतना सुदृढ़ है कि मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से पिछली 2 रातों से लगातार पाकिस्तान अपने ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, इस बार भी सब के सब बर्बाद होंगे। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को बर्बाद, और पाकिस्तान की जो फौज है, क्योंकि वो है सोर्स ऑफ टेरर, उसको जब तक हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे तब तक ये आतंक जो है वो समाप्त नहीं होगा। क्योंकि फौज ही है, पूरे विश्व भर में हर एक देश की फौज होती है, पर ये ऐसी फौज है जिसका पूरा देश है और जिसके कारण ही ये सब कुछ हरकत हो रही है। तो मुझे लगता है हमने दोबारा उसी तरीके से, चाहे अब अपने आप को, क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर से हट करके थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक हमने बहुत ही इज्जत से और बहुत मैं कहूँगा से पेश आए हैं, तब पाकिस्तान को ठोकने की बारी है और पाकिस्तान को अपनी जगह दिखाना बिल्कुल जगह दिखाना जरूरी, और जरूरत पड़ेगी तो भारत वो करके दिखाया गया है। मार्शल चोपड़ा, किस तरह से आप देखते हैं, कल भी हमने नाकाम किया और अभी भी जो हिमाकत की शुरुआत हुई हमने फिर उसको नाकाम किया है। एयर मार्शल, देखो रात भर ये ड्रोन आ सकते हैं, छोटे ड्रोन हैं, सस्ते वाले हैं, और इनकी कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग ऑन द ग्राउंड बहुत कम है। मेरे से आज किसी ने फोन पे पूछा तो मैंने कहा ये छोटे जो ड्रोन होते हैं वो 1-2 मीटर के से ज्यादा का डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते। तो इस तरह के ये ड्रोन सस्ते बजा रहे हैं। दे आर ट्राइंग कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको ओवरवेल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सक्सीड नहीं कर रहे।
एक कहीं भी सिटी में उन्होंने 8, 10, 15, 20 से ज्यादा ड्रोन नहीं भेजे हैं। टोटल 400 ड्रोन भेजे हैं सारे देश के अंदर। सो जो ये कर रहे हैं, अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिजिकली ना डैमेज हो रहा है, ना किसी इंडिविजुअल के ऊपर अटैक हुआ है। जो लॉस ऑफ लाइफ हुई है, मोस्टली लॉस ऑफ लाइफ शेलिंग के ऊपर हुई है, जो एलसी के ऊपर शेलिंग हो रही है। तो ये जो ड्रोन है वो अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट कर रहे हैं, मगर हमको इसको कैजुअली नहीं लेना। बीच में वो ड्रोन के अंदर कुछ क्रूज मिसाइल्स भी भेज सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। इसलिए कल भटिंडा में ये कोशिश करने की कोशिश की गई, यूएवी के माध्यम से भटिंडा के सैन्य ठिकाने को कोशिश की गई, लेकिन उसको भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। जनरल कुलकर्णी, हम सवाल यही कर रहे थे यहां पर कि अब आगे क्या, अगर इस प्रकार की हिमाकत आगे पीछे चलती रहेगी तो यहां से अब आगे क्या? संक्षेप में जनरल कुलकर्णी। मैं कहूंगा दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो चाहे कैसे भी करे उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमने अब अपने आप को एक सुदृढ़ बना करके अब उनके ठिकानों पर मारना है, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ठोकना है, चाहे कहीं पर भी हो। अब जब तक हम पाकिस्तान को ठोकेंगे नहीं, पाकिस्तान के वहां पे उसका नुकसान होएगा नहीं, जब उसकी पब्लिक उसके बरखिलाफ होगी कि उन्होंने क्यों उनको इस लड़ाई में ढकेला है, तभी पाकिस्तान सुधरेगा, नहीं तो पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। मुझे लगता है बिल्कुल, और जरूरत सुधारने की है तो भारत क्षमता भी रखता है सुधारने की। और हम आप दोनों मेहमानों से निवेदन करते हैं आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।